नमस्कार विद्यार्थियों, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी दामोदर पारिक, अकाउंट्स एजुकेटर। और हम आज मिले हैं हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए कि अब हमें भी पढ़ना है। चारों तरफ देख लिया कि कैसी परिस्थितियां हैं, तो हम इस स्थिति से बाहर निकलेंगे और हम भी हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे तो बाकी सब स्थितियाँ ही वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम शुरुआत देखो कैसे चैप्टर से करने वाले हैं, साझेदारी से, मतलब सहयोग से, मिलकर साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो साथ ही हाथ बढ़ाना। तो वही है कि एक से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो एक दूसरे के गम को दूर करेंगे, एक दूसरे की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करेंगे और खुशी की लहर छा जाएगी। तो आज हम भी इसी एनर्जी के साथ मिले हैं कि हमें भी इस परिस्थिति से बाहर निकलना है और हमारा जो असली टारगेट है कि हमारे अध्ययन को सुचारू रूप से चलाना है। तो हम इकट्ठे हुए हैं, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। और हमारी 12th कॉमर्स अकाउंट्स में पहला चैप्टर ये है साझेदारी का सामान्य परिचय। अब साझेदारी है क्या? तो नेचुरल है कि साझेदार एक व्यक्ति अपना साझेदार तो नहीं हो सकता। तो साझेदारी के लिए तो कम से कम एक से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति चाहिए। तो साझेदारी, यदि व्यापार का अस्तित्व नहीं था तो पहले क्या था? पहले एक व्यक्ति व्यापार करता था जिसको हम एकाकी व्यापार कहते हैं, सोल ट्रेडिंग। उसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता, एक ही व्यक्ति प्रबंध करता, एक ही व्यक्ति जोखिम करता, एक ही मैनेजमेंट करता। तो एक व्यक्ति की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, प्रबंध करने की भी, पूंजी लगाने की भी और जोखिम को वहन करने की। तो जैसे जैसे व्यक्ति का व्यापार बढ़ा, उसको अपने व्यापार का विस्तार करने की जरूरत पड़ी तो उसको पूंजी की आवश्यकता भी हुई, उसको अनुभव की आवश्यकता भी हुई, उसकी जोखिम बांटने वाला भी होना चाहिए। तो उसको लगा कि अब हमें भी, मुझे इस मेरे व्यापार में किसी व्यक्ति को शामिल करना चाहिए। तो जब भी एक व्यक्ति किसी को शामिल करेगा, एक से अधिक हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी? साझेदारी हो जाएगी। और सामान्य रूप से कोई पूछे कि भाई साझेदारी क्या है, तो हम यही कहेंगे कि साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं, उसकी जोखिम को वहन करते हैं, उसका प्रबंध करते हैं और उसके लाभों को बांटते हैं, तो ये क्या कहलाता है? साझेदारी। लेकिन साझेदारी को विधिवत पढ़ना हो कि साझेदारी कौन से अधिनियम से भारत में लागू हुई है और साझेदारी के प्रकार क्या है, साझेदारी की विशेषता क्या है ना? साझेदारों के बीच में जो समझौता होगा वो क्या कहलाएगा, उस साझेदारी समझौते में हम क्या लिखेंगे और समझौता नहीं किया हो तो कौन से नियम लागू होंगे। तो ये बेसिकली साझेदारी का थ्योरेटिकल पार्ट है। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट का भी उतना ही महत्व है। और 25% क्वेश्चन तो मिनिमम मार्क्स के तो आते ही हैं। 80 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर के तो मिनिमम आपके हो ही गए, और कई बार ये प्रतिशत ज़्यादा हो जाता है। और वैसे अब सरकार भी करिए कि प्रैक्टिकल पार्ट या कोई बुक्स है, पेपर है, तो उसमें भी थ्योरेटिकल का हिस्सा है वो बढ़ाया जाए। तो प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं तो थ्योरी तो हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और जब हम किसी काम का श्री गणेश की पूरी एनर्जी से करें तो हम मान के चलेंगे कि आज से और अभी से हम इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। तो देखो हमारा पहला चैप्टर है साझेदारी का सामान्य परिचय, और इसी में हम पढ़ते हैं कि साझेदारी है क्या। देखो सबसे पहले क्या लिखा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने के लिए, उसके लाभों को आपस बांटने के लिए और पूंजी लगाने के लिए सहमत होते हैं। नेचुरल है कि व्यापार चलाएंगे तो पूंजी तो लगानी पड़ेगी, फिर लाभ होगा तो लाभ ही बांटेंगे। अब आप कहोगे सर लाभ तो लिखा हुआ है लेकिन हानि होगी तो क्या होगा, है ना? ये तो उसके लाभों को बांटेंगे। एक्चुअल में पॉजिटिव लाभ और नेगेटिव लाभ, यही हुआ। प्लस पॉजिटिव है तो लाभ है और नेगेटिव है तो हानि है। तो लाभ जो बांटेगा वो हानि भी बांटेगा। अरे जो मीठे खाएगा उसको खट्टे भी तो खाने पड़ेंगे ना। सारी स्थिति का सामना उसी को करना पड़ेगा। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं और उसकी जोखिम भी वहन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? साझेदारी। भारत में साझेदारी अधिनियम 1932 है, और साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 क्या कहती है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं जिसका संचालन वे सब अथवा उनकी तरफ से कोई एक व्यक्ति करता है। तो भारत में साझेदारी अधिनियम कौन सा है? साझेदारी अधिनियम 1932 है, और उसकी धारा कौन सी है? 4। तो इसके अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। देखो ये भाई भतीजे वाला संबंध नहीं है, चाचा भतीजे वाला नहीं है, मामा भांजे वाला नहीं है।
ये व्यावसायिक संबंध है, तो व्यवसायिक के लिए ही व्यक्ति एकत्रित हुए, तो वो साझेदार है, किसी व्यापार के बराबर के मालिक हैं। तो ये उनका बीच पारिवारिक संबंध है, जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसका संचालन वे सब अथवा उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ये तो तय है कि भाई एक फर्म में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होते हैं, तो 50 आदमी तो किसी का मैनेजमेंट नहीं करेंगे ना, वो करेंगे तो फिर ज़्यादा काम करेंगे तो अव्यवस्था होगी। तो चाहे सभी करे या उनकी तरफ से कोई एक व्यक्ति उसका संचालन करेगा। तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का पारिवारिक संबंध है, जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसका संचालन वे सब अथवा उनकी तरफ से कोई एक व्यक्ति करता है। ये तो अर्थ हो गया। अब है कि वो साझेदारी में जो शामिल व्यक्ति है, वो व्यक्तिगत रूप से तो क्या कहलाते हैं, साझेदार, और साझेदारों का सामूहिक रूप कहलाता है फर्म। तो देखो, फर्म अलग है और साझेदारी की परिभाषा अलग है। साझेदारों को सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है और व्यक्तिगत रूप से साझेदार है। और साझेदारी की परिभाषा पूछे तो ये आपको लिखनी है ही है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है, जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसका संचालन वे सब या उनकी तरफ से कोई एक व्यक्ति करता है। तो जब आपको पूछे साझेदारी कैसे कहते हैं, तो हम क्यों नहीं साझेदारी अधिनियम 1932 की ही परिभाषा लिखे, जिससे वो हमारे प्रेस्क्राइब और अधिकृत है, तो आपके मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब साझेदारी की जो अर्थ हमने पढ़ा ना, परिभाषा, इसके अंदर ही साझेदारी की विशेषता छुपी हुई है। ये संबंध होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, लाभ बांटेंगे तो व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय भी वैध व्यवसाय करेंगे तो व्यवसाय का भी होना, फिर लाभ कमाना उद्देश्य होना, फिर लाभों को बांटना भी है, फिर उनका दायित्व कैसे होगा, उनके बीच संबंध कैसे होंगे, ये सब साझेदारी की क्या कहलाएगी, विशेषता कहलाएगी। तो देखो साझेदारी की विशेषताएं, परिभाषा याद है ना, तो आपको विशेषता अपने आप ही याद होगी। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, नेचुरल है कम से कम 2 होंगे और अधिकतम कितने होते हैं, 50। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि साझेदारी में साझेदारों की संख्या कितनी होगी, ये साझेदारी अधिनियम तय नहीं करता है, ये कंपनी अधिनियम तय कर रहा है। तो इसमें अधिक व्यक्ति कितने होंगे, इसकी जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया गया है, इसके द्वारा किया गया है, कंपनी विविध नियम संशोधन नियम है ये। तो कंपनी विविध अधिनियम है जो 2014 में पारित हुआ है, उससे विविध अधिनियम 2014। इससे क्या हुआ कि साझेदारी में कम से कम, ये तो पहले से पता है कि साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, 2, लेकिन इसने साझेदारों की अधिकतम संख्या की तय कर दी कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, राइट। इसने कह दिया भाई 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन कौन तय कर रहा है, कंपनी विविध अधिनियम 2014। तो साझेदारी में सदस्यों की संख्या कंपनी अधिनियम तय करता है। तो आपका एक सवाल और बन गया कि एक साझेदारी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। पहले ये 10 और 20 अलग थे, बैंकिंग नॉन बैंकिंग, अब अधिकतम कितने हो सकते हैं, 50। दूसरा है कि बंदे समझौता या अनुबंध, साझेदारी की उत्पत्ति समझौते से होती है, वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, और साझेदारों के बीच में जो समझौता है उसे ही हम साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड कहेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये लिखित होना क्यों जरूरी है, क्योंकि भविष्य में उनके बीच में विवाद होगा तो विवादों का निपटारा करने के काम आएगा। वैध व्यवसाय का होना, व्यवसाय भी होना चाहिए और वैध लीगल होना चाहिए, जिसको करने की सरकार इजाजत देती है। तो भारत में है तो भारत सरकार या स्थानीय सरकार जो भी है, तो केंद्र ने जो तय किया वही राज्य तय करेगा। तो सरकार के द्वारा जिस कार्य को करने की अनुमति दी जाए, लाइसेंस, वो वैध व्यवसाय है, तो उनके बीच में वैध व्यवसाय होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, व्यवसाय भी होना चाहिए और व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना हो, है ना। ऐसा नहीं कि रामदेव जी का मेला है और राम रसोड़ा लगा रहा है और मेले में सबको खाना खिला रहे हैं, या 20 रुपए की चीज 5 रुपए में दे रहे हैं, लाभ नहीं कमा रहे बल्कि सेवा करें, तो ये साझेदारी नहीं है तो 2 से ज्यादा आदमी, लेकिन वो सेवा के लिए, तो सामाजिक धार्मिक आर्थिक कार्य के लिए जो जरूरत है, जहाँ लाभ नहीं कमाते हैं, फिर वो साझेदारी नहीं है। लाभ कमाना भी होना चाहिए, लाभ का विभाजन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति लाभ रख ले बाकी सबको वेतन दे दे, तो फिर वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। वो जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल हुए ना,
वो लाभ कमाएंगे, लाभों को बांटेंगे भी। अनुपात कोई भी हो सकता है, बराबर हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन लाभों को बांटना जरूरी है। ये लाइन वापस रिपीट हो रही है कि व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या सबकी तरफ से कोई एक व्यक्ति, ये तो वो तय करेंगे। और साझेदारी हुई इसलिए कि वहां पर अनुभव का फायदा उठाने के, अनुभव को, पूंजी को आमंत्रित करने के लिए तो एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को साझेदार बनाया, तो उसकी योग्यता का फायदा कैसे उठाएगा? जब हर व्यक्ति को उसकी योग्यता से कार्य मिलेगा, से कार्य कुशलता और विशेष योग्यता उसमें आ जाएगी, वो किसी एक काम को अच्छी कुशलता से कर सकेगा। तो उनका संचालन वो सब करे या सबकी तरफ से कोई व्यक्ति करे, वो तय करेंगे। फिर है कि अधिनियम, साझेदारी की विशेषता की साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत स्थापित हो और अधिनियम 1932 की सारी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। यदि कोई ऐसी बात हो जो अधिनियम के अलहदा हो तो फिर वो साझेदारी नहीं हो सकती। असीमित दायित्व है, ये सवाल भी आता है कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व कौन सा होता है? असीमित। असीमित का मतलब हुआ कि साझेदार फर्म के ऋण या दायित्वों का भुगतान करने के लिए सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी। मान लो फर्म के ऋणों का भुगतान करने के लिए उनकी पूंजी या फर्म की संपत्तियां कम पड़ जाएगी, तो साझेदारों को अपने व्यक्तिगत या अपनी निजी संपत्ति भी ला करके देनी पड़ेगी। फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए वो स्वयं भी निजी रूप से उतने ही जिम्मेदार है जितना सामूहिक रूप से है। फिर है कि सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं है। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों के बिना नहीं है। अरे भाई, साझेदार ही नहीं है तो फिर साझेदारी कैसी? इसलिए जो नियम, जो बातें, जो कानून साझेदारी पर लागू होते हैं ना, वो सारे नियम साझेदारों पर भी लागू होते हैं। साझेदारी नहीं है तो साझेदारी किस बात की है? राइट। पारस्परिक अभिकरण एजेंसी, ये विशेष बात है कि भाई सब साझेदार तो संचालन ही करेंगे, या सारे साझेदार तो ऑफिस में नहीं बैठ जाएंगे ना, कोई बाजार में भी जाएगा, मार्केट में जाएगा कलेक्शन करने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए। तो प्रत्येक साझेदार फर्म का स्वामी है और अन्य साझेदारों का एजेंट है। वह बाहर साझेदारी फर्म के हिस्से से जो कार्य करेगा उसके लिए अन्य साझेदार बाध्य होंगे, क्योंकि उसने फर्म के लिए कार्य किया, वो निर्णय लिया ना, उसको बाकी साझेदार मानेंगे। और वो यदि फर्म के अंदर मालिकाना हक से कार्य करेगा तो उसकी बात को बाहर वाले व्यक्ति मानेंगे। फर्म के लिए किए गए खर्चे को वो फर्म से प्राप्त कर सकता है। तो हर साझेदार फर्म का स्वामी भी है और एजेंट भी है। बाहर वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा और कोई फैसला लेगा तो बाकी साझेदार उसे मानेंगे। ये विशेष बात है जो साझेदारी में पाई जाती है। तो ये पर एग्जाम में सवाल आ जाते हैं कि साझेदारी की कोई 2 विशेषताएं बताइए, तो आप 2 नहीं, आप इतनी सारी विशेषता बता सकते हो। तो है 2 से अधिक व्यक्तियों का होना और साझेदारों के बीच में समझौता या अनुबंध होना चाहिए। वो समझौता है वो लिखित हो सकता है और मौखिक हो सकता है। अच्छा, ये व्यक्तियों की बात हो रही है तो व्यक्ति कौन से हैं वो आप पढ़े हो कि वो व्यक्ति जो व्यापार करने के योग्य हो, अवयस्क नहीं हो या पागल नहीं हो, या वो और किसी तरह से व्यापार के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। व्यवसाय का भी होना जरूरी है, लेकिन वैध व्यवसाय का होना, लाभ कमाना, लाभों को बांटना और संचालन एक व्यक्ति के द्वारा या सभी व्यक्तियों से करना, अधिनियम के अंतर्गत होना, अधिनियम की सारी विशेषताएं होना, प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, वो फर्म के ऋणों के लिए सामूहिक और निजी रूप से उत्तरदायित्व है, साझेदारी का अस्तित्व सदस्यों से अलग नहीं है और पारस्परिक अभिकरण, ये साझेदारी की क्या है? विशेषता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि साझेदारी संलेख एकदम लाइन से याद रखना है। कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य को निर्धारित करने के लिए किया गया समझौता। साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करने के लिए किया गया समझौता या अनुबंध साझेदारी संलेख कहलाता है। सामान्य रूप से लिख देते लोग कि साझेदारों के बीच में किया गया समझौता। सामान्य रूप से तो सही है, लेकिन जब बात एग्जाम की और मार्क्स की हो तो आप पूरे नंबर के हकदार नहीं है। किस बात का समझौता? इसलिए आपको पूरी बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित करने के लिए किया गया समझौता अनुबंध। राइट। ये लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी है, लेकिन मौखिक तो कितना याद रहे, याददाश्त आदमी की बदल जाए, और स्वार्थ से तो आदमी की याददाश्त बिल्कुल बदल जाती है। इसलिए लिखित में होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई विवाद हो उसका निवारण कर सके। आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं और आराम से
ये सब आपकी बुक्स में भी है, हमने जो पीडीएफ में नोट्स किए उसमें भी है। जैसे इनको मैं लिख करके, और समय थोड़ा ज़्यादा लेता है, इसलिए मैंने कहा इसको सब प्रिंटेड हो, पीडीएफ में हो, तो समझाना है वो आसान हो जाएगा पीपीटी में। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हम विस्तार से करेंगे ही। तो साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करने के लिए किया गया जो समझौता होता है वो साझेदारी संलेख है। लिखित भी हो सकता है और मौखिक, लेकिन लिखित समझौता भविष्य के विवादों का निपटारा करने के काम आएगा। अब चूंकि समझौता हो ही गया है और लिखित में करें, तो एक एक चीज़ इसमें लिख लेनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद नहीं हो। तो सारी चीज़ें तय हो तो पहले तो यही पता करें कि इसमें क्या लिखे, फर्म का नाम क्या रखेंगे, इसका मुख्यालय क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, कौन सा व्यवसाय करेंगे, रिटेलर का करेंगे, होलसेलर का करेंगे, कपड़े का करेंगे, किराने का करेंगे, ये सारी चीज़ें, राइट। फिर कौन कौन साझेदार है, प्रत्येक साझेदार का नाम भी होगा, पता भी होगा, सब साझेदारों के नाम पते होंगे, क्योंकि ऐसे में दायित्व है ना, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि फर्जी एड्रेस और फर्जी फ़ोन नंबर लिखा दे, पता होना चाहिए। प्रत्येक साझेदार की पूंजी, फर्म में पूंजी लगाएंगे और मान लो उन्होंने तय किया कि हम पूंजी पर ब्याज भी देंगे, तो ब्याज की दर क्या होगी। साझेदार अपने घर के खर्च के लिए व्यापार से ही पैसा लेंगे। अरे भाई, जो दिन भर व्यवसाय में रहेगा, अपना दिमाग समय वहीं लगाएगा, तो वो अपने घर खर्च के लिए क्या नौकरी करने थोड़ी जाएगा, फिर रात को फिर शहंशाह बन के थोड़ी निकलेगा, वहीं से तो ले जाएगा ना। इसलिए वो फर्म से अपने निजी खर्चों के लिए जो भी आहरण करते हैं, उसकी दर क्या हो सकती है, कितना कर सकते हैं। ऐसा नहीं पूंजी से ज़्यादा ले जाए, ये तो हो नहीं सकता ना। आहरण करेंगे तो उस पर ब्याज भी लेना है क्या, ब्याज लेना तो कितना % लेना है, राइट। साझेदारों के ऋण और उन पर ब्याज, उसने पूंजी तो लगाई, मान लो कई बार फर्म को विशेष समय के लिए सीजन का हो और विशेष पैसे की आवश्यकता हो, तो वो या तो बैंक से ऋण लेगा, तो बैंक ऋण देगा तो बैंक की तो जो प्रचलित दर है वही लगेगी। किसी साझेदार के पास में निजी हैसियत से मान लो कुछ राशि है और वो फर्म को ऋण के रूप में देता है, तो उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, एक बात अंडरस्टूड है कि जब भी ब्याज की दर हो तो आपको पता नहीं हो तो 99% 6% ही होता है, सूचना के बाद में 6% ही होती है, राइट। फिर आ गया कि साझेदारों को देय वेतन, दो तरह के साझेदार होता है ना, सक्रिय और निष्क्रिय। तो एक साझेदार तो पूंजी लगा देता है, घर बैठ जाता है, भाई मेरे पास तो पैसा है, समय नहीं है, मैं और कोई दूसरे कार्य में हो या शारीरिक मानसिक कारण भी हो। लेकिन जो पैसा भी लगा रहा है और काम भी कर रहा है, तो उस साझेदार को उसके अलग सहयोग के लिए क्या देना है, क्या वेतन देना है या कमीशन देना है, तो कितना देना है, ये सब साझेदारी संलेख में लिखना चाहिए। साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात, फर्म को लाभ या हानि होगी तो कैसे बांटेंगे। लेखा पुस्तकें रखने की विधि, वैसे तो दोहरा लेखा प्रणाली है, लेकिन स्पष्ट उल्लेख हो। फिर भविष्य में व्यापार बढ़ेगा या स्थितियां बदलेगी, यदि कोई साझेदार नया आएगा या कोई साझेदार काम कर रहा वो जाएगा, हो सकता है शारीरिक कारण से, मानसिक कारण से मनमुटाव हो जाए तो चला भी जाए। कोई साझेदार दिवालिया हो जाए या किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में कैसे समायोजन किया जाएगा, जाने वाले की पूंजी, लाभ, सब उसका हिस्सा कैसे तय करेंगे, आने वाले से कितना पूंजी मंगानी है, ख्याति कितनी मंगानी है। और मान लो भगवान नहीं करे, लेकिन ऐसी परिस्थिति होगी कि फर्म का समापन करना है, अब आगे हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, अब ऐसी परिस्थितियाँ नहीं कि इसको आगे चलाया जाए, अब हमारा साथ काम करना मुश्किल नहीं है, तो फर्म का समापन करने की विधि क्या होगी और परिस्थितियाँ कैसे होगी, कितनी प्रकार से समापन हो सकता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें किसमें हैं, साझेदारी संलेख में। परीक्षा में क्वेश्चन ये आता है कि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं बताइए, या साझेदारी संलेख में शामिल कोई 4 बातें बताइए। तो आप इतनी सारी है और इनके भी टुकड़े कर सकते हो आप। फर्म का नाम, फर्म का पता, फर्म का व्यवसाय, तो आपने तो एक ही 3 पॉइंट कर दिए। फर्म का नाम, पता, व्यवसाय, साझेदारों के नाम पते, साझेदारों की पूंजी, पूंजी पर ब्याज की दर, आहरण, आहरण पर ब्याज की दर, वेतन, कमीशन, लाभ हानि अनुपात, साझेदार का प्रवेश, साझेदार का अवकाश ग्रहण, साझेदार की मृत्यु, साझेदार का दिवालिया हो तो उस समय क्या समायोजन किया जाएगा, और लास्ट में फर्म का समापन करना है तो कैसे और कौन सी परिस्थिति में किया जाएगा, राइट। याद रहेगा, ये साझेदारी संलेख की बातें हैं। अब मान लो हम यह चले आगे कि साझेदारों के बीच में समझौता ही नहीं है, तो समझौता नहीं होता ना, तय नहीं होता कि कौन बड़ा है छोटा, तो सब बराबर है, तो यहाँ भी मामला सब बराबर का है। तो यहाँ बराबर क्या, देना और लेना ही है। साझेदारों में लाभ आने का विभाजन बराबर किया जाएगा, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं है, बराबर बटेगा सब में, राइट।
किसी भी साझेदार को वेतन और कमीशन नहीं दिया जाएगा। फर्म में काम तो करना ही पड़ेगा, हमने थोड़ी कहा था। साझेदार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए कोई वेतन कमीशन नहीं, लाभ बराबर बांटना। आहरण किया है तो आहरण पर ब्याज नहीं लेंगे। पूंजी पर ब्याज नहीं दे रहे हैं तो आहरण पर ब्याज ले नहीं रहे हैं। साझेदार के ऋण पर, ये विशेष बात याद रखनी है, 6% हो गया ना। यदि किसी साझेदार ने फर्म को पूंजी के अलावा ऋण दिया है और साझेदारों के बीच में समझौता नहीं है तो 6% वार्षिक दर से ब्याज देंगे। और जो ऋण का ब्याज होता है ना, ये लाभों पर प्रभार है, ये तो पेंडल में लिखा ही जाता, अवश्य देना है। फिर सभी साझेदारों को व्यापार संचालन, प्रबंध और पुस्तकों के निरीक्षण और प्रतिलिपि का अधिकार है। भाई सारे साझेदार बराबर के मालिक है तो व्यापार के संचालन में भी भाग ले सकते हैं, मैनेजमेंट में भी भाग ले सकते हैं, पुस्तकों का निरीक्षण कर सकते हैं और किसी खाते की, किसी बही की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। मन में वहम तो नहीं आ जाए, क्योंकि समझौता तो है नहीं। ऐसा नहीं हो कि ये व्यक्ति काम कर रहा है, ज़्यादा समय दे रहा है, ऐसा नहीं कि ये पैसा चीज़ ही ऐसा है कि मन में वहम उत्पन्न कर देता है। तो सूचना के अभाव में समझौता नहीं है ना, तो समझौता नहीं है तो देखो सब कुछ बराबर है, लाभ हानि बराबर। वेतन कमीशन नहीं देना, आहरण पर ब्याज नहीं लेना, लेकिन ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज देना। अब सवाल कैसा आता है, थोड़ा घुमा के। एक तो ऐसा पूछ दिया कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, तो आप तुरंत लिख दोगे। आप लिख दे कि साझेदारी संलेख या समझौते के अभाव में आहरण पर ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि प्रावधान क्या होता है। प्रावधान का मतलब है कि क्या किया जाएगा, तो आप तुरंत लिख दो कि आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। बस केवल जिसने ऋण दिया है पूंजी के अलावा उसको 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। ये बात याद रखनी है। सरल सरल सी बातें हैं, इसलिए आज हम ज़्यादा लिखने का काम नहीं कर रहे हैं। सब कुछ लिखा हुआ है बुक्स में, नोट्स में भी है, आप आराम से इनको पढ़ोगे। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार आ गए हैं, इससे ये आपके दिमाग में एकदम प्रिंट हो जाना चाहिए। राइट, फिर आगे चलते हैं। साझेदारी के प्रकार, है ना। साझेदारी कितने प्रकार की है, तो देखो 4 मुख्य बातें हैं। पहला है दायित्व के आधार पर, सीमित दायित्व वाली और असीमित। तो सर आप कहोगे, अभी तो आपने कहा था कि साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। ये असीमित दायित्व ही साझेदारी की एक बड़ी कमी है। कोई व्यक्ति साझेदारी में शामिल नहीं होना चाह रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से मेरी निजी संपत्ति भी चली जाएगी। तो असीमित दायित्व तो व्यक्तिगत सामूहिक रूप से था, इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये सीमित दायित्व साझेदारी आई। और ये जो सीमित दायित्व साझेदारी है ना, ये कहाँ से आई, ये भी आपको पता करना पड़ेगा। ये जो साझेदारी है ना, ये कहाँ से आई है, वो भी आपको पता करना पड़ेगा। तो हम इसी की बात करते हैं, असीमित दायित्व की बात क्या करते हैं। तो सीमित दायित्व वाली साझेदारी कैसे आई कि इसकी स्थापना सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 से हुई, पहले नहीं थी ये। 2008 में ऐसा प्रावधान किया कि सीमित दायित्व साझेदारी की स्थापना भी की जाए 2008 में। तो सीमित दायित्व साझेदारी की स्थापना कैसे होगी, एक निगम के रूप में होगी, जिसका पृथक अस्तित्व होगा, जिसकी अपनी सार मुद्रा होगी, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होगा, और जो निगम है उसका अस्तित्व अविच्छिन्न होगा, स्थायी होगा। तो ये तो सारी विशेषताएं कंपनी की लग रही है। निगम के रूप में स्थापना होना, सार्वभौम मुद्रा होना, पृथक अस्तित्व का होना, स्थायी अस्तित्व होना, साझेदारों से अलग होना, तो फिर इसमें साझेदारी अधिनियम 1932 लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि तो नाम ही साझेदारी है। इसमें साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित है, तो ये तो सारी बातें कंपनी की हो रही है, और इसीलिए इसमें साझेदारी अधिनियम लागू नहीं होता है। और ये कब से शुरू हुई, 2008 से। राइट, फिर आ गया असीमित दायित्व। तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, वो फर्म के ऋणों और दायित्वों के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है। ये तो बात हो गई दायित्व के आधार पर। समयानुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, वो साझेदारी जिसकी स्थापना एक निश्चित समय के लिए हो, वो निश्चितकालीन है। जैसे वो समय पूरा होगा, साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। मान लो आपने 1 अप्रैल 2015 को एक साझेदारी फर्म की स्थापना की, 2015 को 1 वर्ष के लिए, तो 31 मार्च 2016 को साझेदारी अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक निश्चितकालीन साझेदारी को भी यदि उस समय पूरा होने के बाद चलाते हैं तो फिर वो ऐच्छिक साझेदारी हो जाती है, वो आगे की बात है। लेकिन पहले तो विशेषता यही है कि निश्चितकालीन का मतलब निश्चित काल, समय के लिए।
जिस साझेदारी की स्थापना एक निश्चित समय के लिए हो, वो समय पूरा होते ही वो साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाती है। पहले से तय होता है कि हम 3 साल के लिए साझेदारी कर रहे हैं, 3 महीने के लिए है या 1 वर्ष के लिए, तो समय तय हो गया, वो समय पूरा होते ही साझेदारी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो निश्चित काल है वो कार्य के लिए नहीं है, समय के लिए है। फिर आ जाए अनिश्चितकालीन, तो ये तो साझेदार है, साझेदारी करते समय उन्होंने कोई समय तय नहीं किया, बस जब तक चलेगा वो कार्य करते रहेंगे और कोई दिन जचेगी तो उसको समाप्त कर देंगे। तो जहाँ पर साझेदारी की स्थापना किसी निश्चित समय के लिए नहीं हो या उसका शुरुआत करते समय समय तय नहीं हो, वो अनिश्चितकालीन। ये दोनों प्रकार किस पर है? समयानुसार। या समय है, उद्देश्य अनुसार, एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऐच्छिक जो स्वैच्छिक मर्जी से, चलो क्रिकेट खेलते हैं, खेले और थोड़ी देर बाद जैसी बॉलिंग करते करते करा मेरे को तो भूख लगी, जा रहा हूँ, पीछे से विकेट कीपर गायब हो गया, फिर बैट्समैन क्या करेगा? खुद ही बॉलिंग करेगा, खुद ही बैटिंग करेगा, खुद ही कैच करेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो मर्जी से है। जिस साझेदारी की स्थापना और समापन दोनों इच्छा से हो, कोई एक साझेदार या कोई सारे मिलकर के कहते हैं कि अब नहीं करना तो नहीं करना, एक ने कहा तो भी नहीं करना है। तो जिस साझेदारी की स्थापना और समापन स्वेच्छा से हो, मर्जी से हो, इच्छा से हो, वो ऐच्छिक साझेदारी। विशेष साझेदारी है ना, इसको ध्यान रखना। देखो, विशेष साझेदारी, जो साझेदारी किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए स्थापित की गई हो, जो साझेदारी किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए हो, वो विशेष साझेदारी कहलाती है। तो विशेष साझेदारी का संबंध समय से नहीं है, विशेष साझेदारी का संबंध किससे? कार्य से है, राइट। तो विशेष कार्य या विशेष उद्देश्य के लिए वो कौन सी साझेदारी है? विशेष साझेदारी है। वो उद्देश्य या कार्य पूरा हो जाएगा तो साझेदारी अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मान लो किसी ने कहा कि हमने 100 बोरी गेहूं की खरीद करके गांव से और शहर में बेचनी है, 100 बोरी गांव से खरीद करके लिए अलग अलग 2 व्यक्ति और शहर में ला करके उनको बेचा और एक दिन वो सब बोरियां बेच दी, तो उनकी साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिस कार्य के लिए उन्होंने किया वो कार्य पूरा हो गया है, राइट। और मान लो आपने भी ये सोचा हो कि यार इस बार है थोड़ी मंदी है, पैसा कमाया जाए, तो दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाएंगे, दीपावली तो कैसी रहेगी लेकिन थोड़े तो बिके, तो ऐसा करते हैं कि अपन दीपावली के एक दिन पहले तक 7 दिन के लिए दुकान लगाएंगे, पटाखे बेचने, दिन का तो समय से हो जाता है, पटाखे बेचने हैं और वो पटाखे खरीदे और भगवान की दया से वो दीपावली के 2 दिन पहले आपने पटाखे पूरे बेच दिए, तो जैसे बेचे आपकी साझेदारी समाप्त। विशेष साझेदारी का संबंध समय से नहीं है, कार्य और उद्देश्य से है। समय से होता तो कौन सी हो जाती है? निश्चितकालीन हो जाते हैं ना। तो विशेष साझेदारी विशेष समय और के लिए नहीं बल्कि कार्य और उद्देश्य के लिए होती है। फिर आ गया वैध और अवैध साझेदारी। वैध, जो साझेदारी अधिनियम 1932 से हो, कम से कम 2 हो, 50 से ज़्यादा नहीं हो, सारी साझेदारी की विशेषता हो, सारी साझेदारी की विशेषता ना, वैध व्यवसाय का होना, समझौता अनुबंध होना, लाभ कमाना, लाभों को बांटना, असीमित उत्तरदायित्व, पारस्परिक अभिकरण का गुण, तो ये सारी चीजें हो तो कौन सी साझेदारी? वैध साझेदारी। और यदि इनमें से कोई चीज भी हट जाए तो कौन सी? अवैध साझेदारी। जैसे मान लो सदस्य 2 से 2 थे, एक चला गया तो एक रह गया, तो ये तो साझेदारी खत्म होगी। 50 से ज्यादा हो गए, कोई साझेदार दुश्मन देश का नागरिक हो जाए, साझेदारी का कारोबार जनता के हितों के विरुद्ध हो जाए, कोई साझेदार दिवालिया हो जाए, तो किसी साझेदार के दुश्मन देश का नागरिक होना, साझेदारी का कारोबार अवैध हो जाना, साझेदारी का कारोबार राष्ट्र हित के लिए या जनता के हित के विरुद्ध हो जाए, सदस्यों की संख्या 2 से कम 50 से ज़्यादा हो जाए, तो ये साझेदारी कौन सी हो जाएगी? अवैध साझेदारी। और अवैध साझेदारी का समापन अनिवार्य रूप से हो जाता है। तो हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, फर्म का समापन, तो वहाँ पर आएगा कि अनिवार्य समापन कैसे कहते हैं। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अवैध साझेदारी है उसका अनिवार्य समापन हो तो 2 से कम 50 से ज़्यादा, कारोबार अवैध होना, साझेदार दुश्मन देश का नागरिक होना, ये सारी चीज़ें हैं वो अवैध साझेदारी की विशेषता है। और जो अवैध है वो तो कानून की दृष्टि से चल नहीं सकता, उसको तो समाप्त होना ही चाहिए। ये साझेदारी के प्रकार है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। साझेदारी का अर्थ पढ़ लिया, साझेदारी के अर्थ में साझेदारी की विशेषता थी,
फिर पढ़ा कि साझेदारों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करने निश्चित करने के लिए किया गया समझौता साझेदारी संलेख। फिर साझेदारी संलेख में क्या क्या हो, भाई जब सब एग्रीमेंट ही कर लिया, जब लिखने ही बैठ गए तो फिर किसी चीज़ की गुंजाइश ही क्यों, हर चीज़ लिखित में होनी चाहिए। लिखा हुआ है ना, कहते हैं एक लिखा हुआ और 100 पढ़े हुए बराबर है, लिखा हुआ है वो प्रमाण है। फर्म का नाम, पता, कारोबार, साझेदार के नाम, पते, पूंजी, पूंजी पर ब्याज, आरण पर ब्याज, प्रवेश, अवकाश ग्रहण, सारी बातें लिख दी। लेकिन मान लो उनमें इतना विश्वास हो, वो कहते हैं हम तो बिना समझौते के बिना लिखित बात की हम काम करेंगे, तो फिर तो बराबर होगा। हमने पढ़ा कि लाभ आने का विभाजन बराबर किया जाएगा, राइट। पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, वेतन नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, आरण पर ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन जिसने पूंजी के अलावा ऋण दिया है उसको तो 6% वार्षिक दर से ब्याज देना ही है। और हर साझेदार फर्म का स्वामी है, इसलिए वो संचालन में, प्रबंध में, पुस्तकों के निरीक्षण में प्रतिलिपि का अधिकार उसको है। फिर आपके साझेदारी के प्रकार है, स्पेशल पूछते हैं कि विशेष साझेदारी किसे कहते हैं। आप तो न लिख दोगे जिसकी स्थापना विशेष कार्य उद्देश्य के लिए हो, वो विशेष साझेदारी है, कार्य पूरा होते ही समाप्त हो जाएगी। समय के आधार पर कितने प्रकार, 2 प्रकार, सबके दो ही है। समय के आधार पर निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। निश्चितकालीन एक विशेष समय के लिए हो, समय पूरा होते ही समाप्त हो जाएगी। अनिश्चितकालीन एक तरह से ऐच्छिक साझेदारी है, मर्जी हो जब तक चलाते रहो। फिर आ गया कि उद्देश्य के अनुसार क्या होती है कि साहब एक ऐच्छिक तो स्वैच्छिक है, इच्छा से काम किया, जिस दिन जैसे उसने एक ने या किसी ने नोटिस दिया और समाप्त हो गई, राइट। फिर आ गया वैध और अवैध। और पहले वाला कौन सा था, सीमित दायित्व साझेदारी, हमने पढ़ लिया कि सीमित दायित्व साझेदारी की स्थापना सीमित दायित्व अधिनियम 2008 से हुई। इसकी स्थापना एक निगम के रूप में होती है, इसका प्रत्येक अस्तित्व होता है, इसकी सार मुद्रा होती है। साझेदार जो है सदस्य, उनका दायित्व उनकी पूंजी तक सीमित होता है, इसलिए इसमें साझेदारी जैसी कोई बात ही नहीं है सिवाय नाम के, इसलिए इसमें साझेदारी अधिनियम लागू नहीं होता है। तो आप इनको एक बार वापस रिवाइज करें और नियमित रूप से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, अपने मित्रों को भी इससे जोड़ें ताकि वो भी बराबर अध्ययन कर से। और हम निरंतर हर क्लास में यहाँ ऐसे मिलेंगे और हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। आपकी बात जो भी आपको प्रॉब्लम लगे, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं ताकि हम उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि सोल्व करेंगे। बस आप अपने अध्ययन की ओर जुड़ जाइए, बाकी सब चीज़ों से पीछे हट जाइए। ओके, जब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आप पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।